प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में जो है हम विज्ञान के अंदर फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैप्टर को आप लोगों को दो भाग में बांट करके पढ़ाया था। एक चैप्टर का नाम दिया था हमने प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और दूसरे चैप्टर का नाम दिया था प्रकाश का अपवर्तन। और ये दोनों के दोनों चैप्टर आप अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कर चुके हैं। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप क्लास देखेंगे पूरे इससे पीछे वाले सारे क्लास को तो आपका एक भी जो है कंसेप्ट और क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज जो है हम इस दोनों चैप्टर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और एक चैप्टर था दूसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन, इस दोनों चैप्टर को हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर मिक्स कर दिया है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, इस दोनों चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिक्स रूप से हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि अलग अलग क्वेश्चन नहीं करेंगे, दोनों चैप्टर का क्वेश्चन मिला हुआ होगा, मिक्स टाइप से होगा जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन पर हम लोग जो है ध्यान लगाते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि किस चीज़ से आप लेंस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, आप लेंस उसे कहेंगे मुख्य रूप से जिसमें आपका जो है हल्का जो है आपको पता होना चाहिए कि जिसके आर पार आप देख सके, तो और हल्का उसमें आपका फिगर भी बन जाए। तो जल में आपको पता होगा कि आपका फिगर भी बन जाता है और जल के आर पार आप देख भी पाते हैं। कांच तो शीशा आप सभी जानते हैं, इससे लेंस बनाया जा सकता है। आजकल ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आते हैं जिसमें आपका फेस भी दिख सकता है और आप उसके इस साइड से उस साइड भी देख सकते हैं। तो इस सभी से लेंस बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। तो मिट्टी को हम लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। उत्तल लेंस का क्षमता आपको दिया गया है 1 डायोप्टर, तो आपको फोकस दूरी बताना है। देखिए, अगर क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है उत्तल लेंस का क्षमता यानी कि पावर। क्या दिया गया है? पावर दिया गया 1 डायोप्टर। कितना दिया गया है? 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर यानी कि 1D दिया गया है। पावर का फार्मूला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो P बराबर 1/f होता है। P के जगह पर हमने 1/f लिख दिया, दाहिने में 1 है, इसको 1/1 कर देते हैं। अब आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना, यानी कि f का वैल्यू निकालना। गेट से बता दीजिए, f का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम? f को 1 से गुना कीजिएगा, कोना कोनी तो क्या होगा? f होगा। 1 को 1 से कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 1 होगा, यानी कि आपको मिल रहा है 1 मीटर। कितना मिल रहा है? 1 मीटर मिल रहा है। और चूँकि ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। किस कैसे होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तब ऋणात्मक। तो क्षमता चूंकि धनात्मक होगी इसीलिए फोकस दूरी भी धनात्मक। अब फोकस दूरी धनात्मक है, आपको एफ का वैल्यू मिल रहा है 1 मीटर, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में मीटर नहीं है, cm में ऑप्शन है। तो 1 मीटर को आप क्या बोल सकते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 cm। कितना होता है? 100 cm, ठीक है। ये मीटर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो दूरी का SI मात्रक है वो मीटर ही होता है, क्योंकि जो डायोप्टर है ना वो क्षमता का SI मात्रक है। तो क्षमता का अगर SI मात्रक लिया गया है तो हम भी दूरी का क्या करेंगे? SI मात्रक ही लेंगे। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। डैट मीन्स यहाँ पर 2 के लिए कौन से ऑप्शन से हो जाएंगे? आपके C ऑप्शन, ठीक है। तो C आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप पहले से भी जानते हैं, पावर कैसे निकाला जाता है पूरे क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ
रखा जाना चाहिए। बिंब यानी कि वस्तु, किसी भी वस्तु का आप वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है बिंब को यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, यानी कि किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो समान साइज का बनेगा और साथ ही साथ वास्तविक बनेगा। तो याद रखिएगा, और यह आपने पूरा डिटेल में भी पढ़ाई किया है कि उत्तल लेंस के सामने जब हम फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखते हैं, यानी कि सीधा आपको पता होना चाहिए कि C पर रखेंगे। कहाँ पर? जो C है, यानी कि C बोलिए या फिर इसको 2F बोलिए, ठीक है, 2F1 बोलिए, तो वहाँ पर रखेंगे। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर अगर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज का बनेगा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, और वास्तविक है चूंकि इसीलिए उल्टा बनेगा। वास्तविक है इसीलिए क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। डैट मीन्स सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, मतलब आपके बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बी आपके बिल्कुल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm हैं। किसी गोलीय दर्पण, कोई एक गोलीय दर्पण है और एक पतले गोलीय लेंस है, इस दोनों का जो फोकस दूरियां है वो -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो वो दर्पण या जो लेंस है ना वो क्या हो सकता है? -15 cm जो आपको बताया गया फोकस दूरी है, तो वो कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है? तो वो होगा दोनों के दोनों अवतल होंगे। कैसे होंगे? अवतल होंगे, क्योंकि याद रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जो फोकस दूरी है अवतल, जो आपके दर्पण है या फिर गोलीय लेंस के अंदर जो आपका अवतल जो दर्पण होगा उसी का क्या होता है? निगेटिव, यानी कि माइनस में कौन चीज़ होता है? तो फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो माइनस में फोकस दूरी है, इसीलिए क्या होगा? वो अवतल होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। भले ही आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सिंपल लग रहा हो, सही में ये क्वेश्चन आसान भी है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और अगर पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो भी बोलेंगे 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बात तो वही अभी जस्ट बात कर ही रहे थे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 ही नियम होते हैं। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन फिर से क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो sin i बट्टा sin r होता है, ठीक है। sin i बट्टा sin r बराबर म्यू होता है, और वो म्यू क्या है? अपवर्तनांक ही होता है म्यू, ठीक है। ये एसनेल के नियम से हमें पता चलता है। एसनेल का नियम हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? कुछ देखने में ऐसा होगा, तो किनारा की अपेक्षा बीच में क्या होगा? उत्तल लेंस मोटा होगा। देख सकते हैं कि किनारा पर पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। तो किनारा की अपेक्षा बीच में क्या होगा भाई साहब? मोटा होगा। तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला बिल्कुल राइट है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अवतल लेंस का जो आवर्धन है, आवर्धन निकालने का जो फार्मूला वो इंटू और प्लस में कभी भी होगा नहीं, और u/v नहीं होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई होती है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से और वस्तु की ऊंचाई को u से, तो v/u होगा। क्या होगा? v/u, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे
वस्तु की ऊंचाई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। तो एफ और आर में क्या संबंध होता है? तो एफ और आर का संबंध आप लोगों को सबसे पहले ही पता होगा, आपने पढ़ाई किया होगा, आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। तो इस दोनों संबंध में से अगर कोई भी संबंध आपको मिले तो बात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए r बराबर 2f ए ऑप्शन में मिल रहा है, f बराबर r/2 भी रहता तो भी सही होता, लेकिन f बराबर r/2 कहीं भी नहीं है, तो आपके ए ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि f और r में ये दो संबंध सही होंगे। दो संबंध क्या होंगे, सही होंगे। इस दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ये आपको पूरा डिटेल में क्या किया गया होगा, बताया गया होगा क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो अभी जस्ट हम इसका अपोजिट का क्वेश्चन बताए थे, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता सबसे पहले बात याद रखिएगा प्लस में होती है। दूसरा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता अगर बोला जाए तो सीधा समझिए फोकस दूरी आपको दे दिया गया है 1 मीटर। कितना मीटर, 1 मीटर। इसीलिए आपको निकालना क्षमता यानी कि पावर निकालना है। तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f, P बराबर 1/, क्या होता है, f होता है। तो P बराबर 1/f 1 है और f का वैल्यू 1 है, तो 1 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक डायोप्टर होगा, वो भी प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस की है, ठीक है। तो P बराबर कितने हो गए, 1 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता कैसा मतलब तो डायोप्टर होता है ना। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन सही होगा, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। आप अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित यानी कि बड़ा बनना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आप अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो आपको वस्तु को दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखना होगा, यानी कि P और F के बीच में आपको वस्तु को रखना होगा, तब जाकर के उस वस्तु का अवतल दर्पण के सामने जो है काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब आपको मिल पाएगा, ठीक है। और ये सारा स्थिति आप लोगों को बताया गया कि कब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये सब कुछ आप पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आपने क्लास देखा हो तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा जनरली क्या होता है कि प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अवतल दर्पण है, क्या बोलते हैं अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो यहाँ पर तो ए ऑप्शन सही होगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक एवं छोटा होता है, ठीक है। और जैसे ही काल्पनिक है तो सीधा होगा, ठीक है। तो काल्पनिक, सीधा एवं छोटा तीनों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आप किस दर्पण के द्वारा कर सकते हैं। मैंने बोला कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
किसमें आप बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो अवतल दर्पण में भी जस्ट वास्तविक प्रतिबिंब की बात चल रही थी, तो अवतल दर्पण सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो सीधा होगा और वस्तु के समान साइज का होता है अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी वस्तु से अगर उससे बड़ा अगर प्रतिबिंब बनाना है तो आप कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, भैया काल्पनिक प्रतिबिंब अभी तभी से बताते आ रहे हैं आपको कि हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो बात कर रहे थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो भाई साहब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होंगे और जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। डैट मीन्स यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस दर्पण में हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसा स्थिति होता है उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में जनरली आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यही कारण तो है कि गाड़ी के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अभी बात कर रहे थे कि फोकस दूरी धनात्मक जो होगा वो किसका होगा, तो फोकस दूरी धनात्मक आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण का होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा और अवतल दर्पण का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। डैट मीन्स बी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है उसके ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर भी कहते हैं, जिसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, छोटा एफ से। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपके माइंड में। देखिए अगर ये गोलीय दर्पण है, कोई अवतल गोलीय दर्पण है और इसमें मुख्य अक्ष मान लीजिए ये है, तो ये वाला होता है ध्रुव, और मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस, जिसको हम लोग फोकस एफ से सूचित करते हैं। तो ध्रुव हो गया पी और फोकस हो गया बड़ा एफ। तो वही तो पूछा जा रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो यानी कि इस वाले दूरी को क्या कहते हैं, ये फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर यानी कि छोटा एफ कहते हैं। ओके चलो ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं भैया, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी बहुत अच्छा से पढ़ाई करे हैं। नेक्स्ट है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो ये जस्ट अभी पीछे बता रहे थे कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में दो संबंध होते हैं जनरली। एक तो होता है एफ बराबर आर बट्टे 2, ठीक है, और दूसरा होता है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f होता है। तो जो भी आप देख लीजिए आपको ऑप्शन में दिया गया हो, तो f बराबर आर बट्टे 2 आपको दिया गया है, r बराबर f 2f अगर इसमें नहीं दिया गया तो हम ये ऑप्शन को ही सही मारेंगे। ये दो संबंध होते हैं, दोनों संबंध सही हो जाएंगे, एक r के लिए एक f के लिए। 27 है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि सैलून में जो नाई लोग होते हैं वो किस प्रकार का दर्पण लगाते हैं, तो वो लगाते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों, अवतल दर्पण वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है
और हमारे जो दाढ़ी होते हैं छोटे छोटे दाढ़ी बड़ा दिखाई दे, इसीलिए सैलून के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो होता है, हमने आपको बताया था कि धूप के हीट यानी कि गर्मी से इसमें भोजन तैयार करे जाते हैं। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरण को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर क्या करती है, वो फोकसित कर देती है। तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक, जैसे टॉर्च कह लो उसको आप, तो उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च था, ठीक है ना, अभी मैं टॉर्च आपको बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है जो लाइट देगी आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह का कटोरी जैसा आपने देखा होगा, और ये बहुत ही चमकीला होता है जनरली। ठीक है, तो ये जो चमकीला पदार्थ होता है पीछे में, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है, इसे ही कहते हैं सर्च लाइट का परावर्तक सतह। तो ये जो चीज़ है, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस प्रकाश को फैलाने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? फैलाने का काम करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण ही प्रकाश को फैला सकता है। तो अवतल दर्पण ये लगा होता है, ये अवतल दर्पण होता है, परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण होता है, और इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर नाक, कान, गला का इलाज करते हैं उसको कहते हैं ENT का डॉक्टर। ठीक है ना। ईयर, ई मतलब ईयर, एन मतलब नोज, टी मतलब थ्रोट यानी कि गला। तो नाक, कान, गला का जो डॉक्टर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी छोटे चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो याद रखिएगा, किसी भी अगर आप उत्तल लेंस को पानी में डुबा देते हैं, पानी में डुबा देते हैं, तो आपको बोला ही जा रहा है कि पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की क्या होगी? तो कम होगी। जब हवा में होगी तो फोकस दूरी ज़्यादा, और पानी में डूबी हुई का जो फोकस दूरी है वो हवा के तुलना में कम होगा। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो आप समझ गए कि पानी में फोकस दूरी कम हो जाएगी और हवा में बढ़ जाएगी। डैट मीन्स 31 के लिए यहाँ पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस की अब बात हो रही है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग जो है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब मतलब वस्तु को आप उत्तल लेंस में कहाँ पर रखेंगे ताकि उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बने। यानी कि किसी भी वस्तु को आप उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो हमने आपको बताया था कि एक ही स्थिति में उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, और वो स्थिति है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। यानी कि P और F के बीच में आप अगर वस्तु को रखेंगे तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की जो क्षमता होती है ये आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। किसकी व्युत्क्रम होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। इसका क्या मतलब? व्युत्क्रम का क्या मतलब? याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम क्या होता है। अगर आप 5 का व्युत्क्रम निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब है 1/5, यानी कि
अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। नीचे वाले चले जाते हैं ऊपर, ऊपर वाले चले जाते हैं नीचे। अगर आपको 3 का व्युत्क्रम निकालना है तो 1/3। अगर आपको x का व्युत्क्रम निकालना है तो 1/x। उसी तरह से फोकस दूरी का व्युत्क्रम निकालना, फोकस दूरी होता है f, इसका व्युत्क्रम होता है 1/f, और 1/f को ही तो हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। P = 1/f फार्मूला होता है कि नहीं, तो यही है व्युत्क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? f और 2f के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, बिंब को रखेंगे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और काल्पनिक। बड़ा और क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। याद रखेंगे न, ये तो सारणी में ही मैंने बताया था, सारणी एक डिटेल बताया था। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का सारणी, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का सारणी, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का सारणी, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब का सारणी। अगर आपने पढ़ा हो तब तो ऐसे ही आपको याद होगा। ये सब क्वेश्चन तो आराम से आप बना लेंगे चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ है, उससे घिरे जो ठोस माध्यम है उसको क्या कहते हैं? तो उससे घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है 37 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग एक दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? 1 मिनट। किस लेंस का उपयोग कर, यानी कि किस लेंस का उपयोग करके आप दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को आप जो है ठीक कर सकते हैं? संशोधित मतलब ठीक करना। तो याद रखेंगे कि जो दूर दृष्टि दोष है उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा पहनना पड़ता है हमें। तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे। ये तो आपको सभी को पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने जो आप बिंब रखते हैं यानी कि वस्तु रखते हैं, तो वस्तु की दूरी याद रखेंगे हमेशा और हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई दर्पण है, मान लीजिए यही दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। बाएं हो गया, दर्पण से बाएं हुआ, दर्पण से बाएं और दर्पण ये मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, यानी कि माइनस में ली जाती हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे कि इधर बाएं साइड और नीचे ऋणात्मक होते हैं, ऊपर अगर कोई दूरी मापेंगे या दाहिने मापेंगे तो धनात्मक लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस होगा, नीचे की ओर भी अगर मापेंगे तो माइनस होगा, ऊपर की ओर प्लस, और दाहिने की ओर भी क्या मापेंगे? प्लस मापेंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो ये ऋणात्मक ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग आपके 39 नंबर क्वेश्चन की, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, यानी कि प्रत्येक लेंस जो है सभी का 2-2 वक्रता केंद्र होता है। क्यों भाई? क्योंकि लेंस आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंस की 2 वक्र सतह होते हैं, यानी कि 2 वक्र सतह को मिला करके लेंस बनाया जाता है। वो हमने आपको बताया था, एक ये सतह है मान लीजिए और एक ये सतह है, दोनों को मिला करके क्या किया गया लेंस बनाया गया। अगर अच्छा से बनाया जाए तो आप समझते होंगे सभी कि ये एक वक्र सतह है और ये एक वक्र सतह है, दोनों को मिला करके क्या किया गया है? लेंस बनाया गया। तो इसका वक्रता केंद्र अलग होगा और इस वाले पार्ट का वक्रता केंद्र इधर होगा और इस वाले पार्ट का वक्रता केंद्र इधर होगा, इसीलिए 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी हम एफ होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना? फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है, यानी कि एफ u और v में संबंध बताना है। उसमें किसके लिए? गोलीय लेंस के लिए। यानी कि सीधा समझ लो ना भाई साहब, आपको लेंस सूत्र बताना है। क्या बताना है?
लेंस सूत्र हमने आपको पढ़ाया था कि वह सूत्र जो एफ यू और भी में संबंध बताता है उसे कहते हैं लेंस सूत्र। अगर लेंस का पूछा जाए तो, और अगर दर्पण का पूछा जाएगा तो उसे दर्पण सूत्र कहेंगे। तो सिंपली आपको बताना है कि लेंस सूत्र कौन सा है। तो लेंस सूत्र याद रखिएगा, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बराबर 1/, क्या होता है, f होता है। तो ये आपके लेंस सूत्र, तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 1/v 1/u, ये बी ऑप्शन से। किस ऑप्शन से, बी ऑप्शन से। इसमें भी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। तो ये लेंस सूत्र होगा, ये समझ में आ गया। ये एल काटो, हटाओ, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक समझ लेना, ये एफ होना चाहिए। फोकस दूरी को हमेशा छोटी एफ से सूचित करते हैं। इस तरीक़ा से हम लोगों ने अभी क्या किया है, तो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और अगले क्लास में 40 से 45 और क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 90 क्वेश्चन अगर एक ही क्लास में कर लिया जाए ना, तो फिर हो जाएगा बहुत ही बड़ा समस्या। तो हम लोग इसीलिए अगले क्लास में इस अगले 45 क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।